ध्रुव उस ग्रे कोट वाले हकीम के घर की छत पर था और वो ये बात अच्छी तरह से समझ रहा था कि अगर वो हकीम सच में सिर्फ 17 साल का था तो वो आगे जाकर बहुत ताकतवर हो जाएगा। हो सकता था कि वो शायद रैंक 7 का भी हकीम बन जाए या फिर रैंक 8 का, और इस तरह की ताकत आसानी से मार्कस का सबसे ताकतवर इंसान बनने के लिए काफी थी। तभी ध्रुव के चेहरे पर छाई हैरानी को देखकर हकीम ज़ारान समझ गए कि ध्रुव के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। फिर उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए उससे कहा, फिक्र मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जोराल साम्राज्य में सच में कोई जीनियस होता तो अब तक उसके बारे में खबर फैल चुकी होती। ये नामुमकिन है कि कोई इस तरह का जीनियस वहां पर हो और इस बारे में किसी को पता ना चले। इतने में मेघावत ने ज़ारांत की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए उनसे कहा, अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम ये बात क्यों करने लगे? अरे भाई, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी चलकर पता लगाते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, और अगर तुम्हें सच में उसकी फिक्र हो रही है तो फिर हम उसे। ये कहकर मेघावत ने मुस्कुराते हुए ऐसा इशारा किया जैसे कि वो उस हकीम को जान से मारने के लिए भी तैयार थे। जाहिर सी बात है कि इतने ताकतवर इंसान के लिए किसी को अपने राज्य के फायदे के लिए मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। वहीं उन्हें ऐसा करता देख ध्रुव मजबूरी में अपना सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। तभी हकीम ज़ारांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, देखते हैं, फिलहाल तो चलो उसकी सच्चाई का पता लगाते हैं। ये कहकर हकीम ज़ारांत ने मेघावत के सुझाव को मना नहीं किया और फिर वो पलटकर मुस्कुराते हुए ध्रुव और युगराल की तरफ देखने लगे। ऐसा करते ही वो अचानक से अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल कर एक आलीशान बिल्डिंग में बने घर की तरफ बढ़े। वहीं ध्रुव ने जैसे ही देखा कि हकीम ज़ारांत के जाते ही मेघावत और युगराल भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। फिर थोड़ा सोचने के बाद ध्रुव ने इस बात को समझा कि उसका उस हकीम से कोई रिश्ता तो था नहीं, इसलिए राज्य की भलाई के लिए बुजुर्ग लोग जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा। यही सोचकर ध्रुव उनके पीछे चला गया और फिर वो लोग उस हकीम के घर के ठीक ऊपर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर हकीम ज़ारांत ने बिना किसी शोर के अपने पैर जमीन पर रखे ताकि उस रहस्यमयी हकीम को किसी के आने की खबर न हो। फिर उन्होंने जैसे ही ध्रुव को भी जमीन पर आते देखा तो अचानक से उनके हाथ से एक अदृश्य शक्ति निकली, जिस वजह से ध्रुव के जमीन पर आने के बाद भी जरा भी आवाज नहीं हुई। ये देखकर ध्रुव ने हकीम ज़ारांत का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद ज़ारांत के बगल में खड़े मेघावत ने कुछ देखते हुए कहा, इस लड़के ने तो पूरी तैयारी कर रखी है। इस वक्त उनके कदमों से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही पतला काले रंग का धागा टंगा हुआ था और तभी ध्रुव को भी दिखा कि उस धागे पर काले रंग की 2 घंटियां भी लटकी हुई थीं। इतने में मेघावत ने अपना हाथ आगे लाते हुए कहा, यह भी कोई तैयारी होती है हम जैसे लोगों के लिए। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ से ढेर सारी शक्ति बाहर निकाली, जिससे वो काले रंग की घंटियां एक झटके में जलकर राख हो गईं। इस दौरान उस घंटी से जरा भी आवाज नहीं हुई और तभी युगराल ने अपना हाथ आगे लाते हुए मुस्कुराकर कहा, अब इसके आगे मैं संभालता हूँ। इसके बाद युगराल के हाथ से ढेर सारी बर्फीली हवा निकलने लगी, जिससे आसपास का तापमान अचानक से काफी गिर गया। फिर जैसे ही युगराल ने अपने हाथों से नीचे की तरफ इशारा किया तो उस छत पर एक सफेद रंग का कोहरा जमने लगा, जो धीरे धीरे पूरी छत पर फैल गया। तभी युगराल ने धीमी आवाज में कहा, आइस मिरर, और उसके इतना कहते ही छत का वो हिस्सा बर्फ की पतली परत में बदल गया, जिसके एक पल बाद ध्रुव को समझ आया कि आखिर ये तकनीक थी क्या। दरअसल ध्रुव ने देखा कि वो बर्फ की पतली परत जो छत पर जमी थी अचानक से साफ होने लगी और फिलहाल सभी लोगों को अपने ठीक नीचे एक कमरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसा कि वो किसी कांच से बनी छत पर खड़े थे। इतने में युगराल ने अपना काम खत्म करते हुए अपने हाथों को झटकारा, जिसके बाद उसने ध्रुव के चेहरे की हैरानी को देखा। वहीं उसकी हैरानी को देखकर युगराल ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, यह तो सिर्फ एक छोटी सी तकनीक थी, मैंने ठंडी हवा का इस्तेमाल करके इस छत को गायब कर दिया। जिसके बाद उसकी जगह पर एक बर्फ की परत आ गई, जिससे सामने वाले को पता भी ना चले कि यहाँ पर अब कोई छत नहीं है, इसलिए हम बर्फ के जरिए आसानी से अंदर देख सकते हैं। यह सुनकर ध्रुव ने युगराल की तारीफ करते हुए कहा, महान का युगराल, आपको कितनी अच्छी तरह से आपने अंदर झांकना आसान कर दिया। वहीं ध्रुव के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर युगराल हंसते हुए कहने लगा, यह तो एक छोटी सी तकनीक थी, इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं। और वैसे तो युगराल ऐसा कह रहा था, लेकिन फिलहाल उसके चेहरे पर इस तकनीक के कामयाब होने का गुरूर साफ दिख रहा था। इतने में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर झांकना शुरू किया, जहां इस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस खाली कमरे को देखकर सभी समझ गए कि शायद वो ग्रे कोट वाला हकीम अब तक वापस ही नहीं आया था। तभी हकीम ज़ारांत ने बर्फीली छत पर बैठते हुए बाकियों से कहा, चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और वो थोड़ा आराम करने लगे। ये देखकर ध्रुव भी मुस्कुराते हुए उस बर्फीली छत पर बैठ गया, जिसके आर पार देखा जा सकता था। फिर बैठते ही ध्रुव इस बात से हैरान हो गया कि वैसे तो उस बर्फीली परत की वजह से आर पार देखा जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो काफी ज्यादा मजबूत थी। इसके अलावा ध्रुव ने यह भी महसूस किया कि वो बर्फ से बनी छत ज्यादा ठंडी भी नहीं थी, क्योंकि उस बर्फ का तापमान युगराल काबू कर रहे थे। इस बात को समझकर ध्रुव के दिल में युगराल के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई।
फिर जैसे ही सभी लोग शांत हुए तो उस बिल्डिंग की छत पर रात का सन्नाटा छा गया, जिसके बाद ये सन्नाटा अगले आधे घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद अचानक से छत पर बनी वो बर्फीली परत हिलने लगी। इस दौरान युगराल, जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अचानक से कुछ महसूस करके अपनी आंखें खोलने लगा। फिर उसने पास ही बैठे जारांत और मेघावत की तरफ देखा, जो खुद भी अब तक अपनी आंखें खोल चुके थे। उसके बाद वो सभी लोग बर्फ की उस परत के जरिए कमरे को ध्यान से देखने लगे। इतने में उस कमरे का दरवाजा खुला और वो ग्रे कोट वाला रहस्यमयी हकीम चलकर अंदर आ गया। फिर जैसे ही उसने अपने सर पर से कपड़ा हटाया तो सभी ने देखा कि ये वही जवान लड़का था जिसने हकीम कॉम्पिटिशन में सभी को हैरान कर दिया था। वहीं उस लड़के को अंदर जाते हुए देख ध्रुव ने अचानक से अपनी सांसों पर काबू पाया, क्योंकि वो अपने वहां होने का उसे जरा भी अंदाजा नहीं लगने देना चाहता था। इसके साथ ही ध्रुव बड़े गौर से उस लड़के को देखे जा रहा था, जिसने कमरे के अंदर आकर सबसे पहले कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर वो हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गया। तभी ध्रुव ने अपनी नजरें उस लड़के पर से हटाते हुए युगराल और बाकी तीनों की तरफ देखा, जो फिलहाल उस लड़के को देखते हुए इंतजार कर रहे थे। ये देखकर ध्रुव ने भी एक बार फिर अपनी नजरें वापस उस लड़के की तरफ की और फिर ध्रुव बुजुर्गों के कुछ करने का इंतजार करने लगे। इस दौरान उस लड़के ने बिस्तर पर बैठकर ट्रेनिंग करना शुरू किया और वो तकरीबन आधे घंटे इसी तरह खुद को ट्रेन करता रहा। तभी उस लड़के ने अचानक अपनी आंखें खोली और फिर वो अपने आसपास नजरें घुमाने लगा। ऐसा करते ही वो धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा और उसने अपने कमरे की सारी खिड़कियों को अच्छी तरह बंद किया। फिर वो लड़का उस कमरे को बहुत गौर से देखने लगा कि कहीं उस वक्त उसे कोई देख तो नहीं रहा था। वहीं जैसे उस लड़के ने कमरे में हर तरफ नजरें घुमाते हुए अपनी नजर ऊपर की तरफ की तो अचानक से उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखाई देने लगी। ये देखकर ऊपर बैठे ध्रुव के माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि उस लड़के ने जरूर बर्फ के आर पार देखते हुए चारों को वहां देख लिया था। लेकिन फिर ध्रुव ने परेशानी में युगराल की तरफ नजरें घुमाई और तभी उसने ध्रुव को समझाया कि वो फिक्र ना करे। तभी उस ग्रे कोट वाले लड़के ने अपनी नजरें नीचे करते हुए एक बार फिर अपने आसपास देखा और एक राहत की सांस ली। ये देखकर ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया और फिर उसने युगराल की तरफ एक बार फिर देखा। तभी युगराल ने उसे फुसफुसाते हुए समझाया, जादू, हम उसे देख सकते हैं लेकिन वो हमें नहीं देख सकता। ये सुनकर जैसे ध्रुव की जान में जान आई और उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू किया। इतने में कमरे में बैठे उस लड़के ने अपनी गर्दन चटकाते हुए कहा, कितना बेकार हकीम कंपटीशन था वो। एक बार मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊं, फिर मैं ये पक्का करूंगा कि युहान साम्राज्य के हकीम एसोसिएशन का नाम मिट्टी में मिल जाए, और जैसे ही इस एसोसिएशन से हकीमों का भरोसा उठ जाएगा तो यह एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। इतना कहकर उस लड़के ने तुरंत अपने चेहरे को छुआ और फिर कुछ बड़बड़ाते हुए अपनी अंगूठी में से एक लाल रंग की गोली बाहर निकाली। फिर उस रहस्यमयी जवान लड़के ने वो गोली अपने मुंह में डालने से पहले धीमी आवाज में कहा, यह चेहरा बदलने वाली गोली भी कितनी बेकार चीज है। वैसे तो इसे खाकर अपनी उम्र से काफी जवान दिखा जा सकता है, लेकिन ये कमबख्त सिर्फ चेहरे को ही जवान बनाती है। सच कहूं तो अगर हमें युहान साम्राज्य के हकीम एसोसिएशन का नाम मिट्टी में ना मिलाना होता, फिर तो हमारी एसोसिएशन इतना पैसा और मेहनत खर्च करके ऐसी चीज कभी नहीं बनाती। और तो और इसे खाने के बाद अगर किसी को अपने असली रूप में आना हो तो उसके लिए ये गोलियां अलग खाते रहनी पड़ेंगी। इस तरह की गोली को खाना कितना परेशानी भरा काम है। ये कहकर उस लड़के ने थोड़ी खींच के साथ वो लाल रंग की गोली अपने मुंह के अंदर डाल दी, जिसके बाद वो उसे चबाते हुए निगलने लगा। और फिर उस लाल रंग की गोली को खाने के कुछ पलों बाद उसका जवान चेहरा अचानक से जोर जोर से कांपने लगा। इसके साथ ही उस लड़के की ऊंचाई भी अचानक से बढ़ने लगी और महज अगले ही पल में वो 17 साल का जवान लड़का सभी को हैरान करते हुए एक 35 से 40 साल के आदमी में बदल गया। फिर जैसे जैसे ध्रुव ने उस लड़के को इस तरह बदलते हुए देखा तो उसने धीमी आवाज में कहा, तो इसका मतलब हकीकत में ये 17 से 18 साल का लड़का एक अधेड़ उम्र का आदमी है। और ये कहते हुए ध्रुव की आंखें हैरानी में काफी बड़ी हो गईं। इतने में उसके पास बैठे हकीम जारांत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो इस जवान चेहरे के पीछे ये आदमी है। इस पर ध्रुव ने तुरंत धीमी आवाज में जारांत से सवाल करते हुए कहा, हकीम जारांत, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? और ध्रुव का यह सवाल सुनकर हकीम जारांत ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, अच्छी तरह से। यह आदमी जोराल साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन है। इसका नाम सुमाका है। मुझे याद है बहुत पहले मैं इससे मिला था। यह आदमी जोराल साम्राज्य में काफी मशहूर है। और तो और यह आदमी एक हकीम होने के साथ साथ एक पॉइजन मास्टर भी है। यही वजह है कि जोराल साम्राज्य के हकीम और पॉइजन मास्टर्स दोनों इसके साथ हैं। और मुझे लगता है कि शायद जोराल साम्राज्य के हकीम एसोसिएशन का अगला चेयरमैन ये आदमी ही बनने वाला है। लेकिन सच कहूं तो मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान अकेले युहान साम्राज्य आने की हिम्मत करेगा। लगता है जोराल साम्राज्य हमें हल्के में लेने लगा है।
इतने में अचानक युगराल ने जारान से सवाल किया, अच्छा तो ये बताओ कि अब हमें क्या करना है? फिर युगराल की बात सुनकर हकीम जारांत एक पल के लिए कुछ सोचने लगे, जिसके बाद उन्होंने युगराल को जवाब देते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें कुछ पल और रुक कर देखना चाहिए कि ये आदमी करने क्या वाला है। वहीं हकीम जारांत की बात सुनकर ध्रुव और बाकियों ने अपना सिर हिलाया और फिर वो लोग नीचे नजरें करते हुए उस बड़े से कमरे में मौजूद आदमी को देखने लगे। इस दौरान ध्रुव ने मनी मन एक राहत की सांस ली कि कम से कम वो लड़का हकीकत में महज 17 साल का तो नहीं था। इसके अलावा उस आदमी को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लगभग 40 साल का था। और वैसे तो इस उम्र के हिसाब से उसकी काबिलियत काफी अच्छी थी, लेकिन ध्रुव जिस काबिलियत के बारे में सोच रहा था उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर जैसे ही वो जवान लड़का एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदला तो उसके शरीर से ढेर सारी बंधी हुई शक्तियां छलकते हुए बाहर आने लगीं। वहीं उस शरीर से निकलती शक्ति से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इंसान कुछ ही वक्त में शक्तिमान रैंक हासिल करने वाला था। इसका मतलब फिलहाल ये आदमी कम से कम 7 से 8 सितारों वाला द्रोण तो था ही। तभी उस आदमी ने अपने शरीर में बढ़ती शक्तियों को महसूस कर मुस्कुराते हुए खुद से कहा, वाह, कितना अच्छा लगता है वापस अपने असली रूप में आकर। कम से कम मैं अपनी पूरी शक्तियों को तो अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। और फिर जैसे ही उस आदमी ने अपने चेहरे को छुआ तो अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत बिस्तर के पास आना शुरू किया। उसके बाद उस आदमी ने बिस्तर के पास से एक काले रंग का धागा बाहर निकाला जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा ध्रुव और बाकियों ने ऊपर देखा था। तभी उस आदमी ने उस धागे को जोर से खींचा। वहीं ध्रुव ने जैसे ही उस आदमी को वो धागा खींचते हुए देखा तो उसके चेहरे का रंग अचानक से बदलने लगा। तभी ध्रुव ने तुरंत अपनी नजरें पीछे टंगे धागे की तरफ की जिसकी घंटियां जलकर राख हो चुकी थी। इस वजह से वो घंटियां बजी ही नहीं और इस बात के चलते उस आदमी ने उस धागे को सीधे नीचे रख दिया। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपने मन में कहा, बाप रे, हम तो पकड़े गए। और इसके पहले कि कोई कुछ सोच पाता अचानक से कमरे से एक भारी आवाज सुनाई दी, ऊपर कौन छुपा हुआ है? क्या होगा जब आमने सामने आएंगे ध्रुव और बाकी लोग इस झूठे और फरेबी हकीम के? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा। जैसे ही उस आदमी ने ऊपर की तरफ देखकर आवाज लगाई तो अचानक से मेघावत ने हंसते हुए कहा, चलो शुरू करते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उसके बाद वो तुरंत पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। वहीं उनकी इस रफ्तार को देखकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी उसने देखा कि मेघावत के ठीक पीछे युगराल और हकीम जारांत भी एक झटके में छत से गायब हो गए। वहीं ध्रुव ने तीनों को वहां से गायब होते देख तुरंत अपनी नजरें बर्फ की परत पर की जहां से कमरे के अंदर देखा जा सकता था। तभी उसे दिखा कि कमरे के अंदर वो आदमी अपने हाथ में काले रंग का धागा देखकर दंग रह गया था। उसने उम्मीद की थी कि उस धागे पर घंटियां लगी होंगी, लेकिन उनके लापता होने पर वो आदमी समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला था। इस बात को महसूस कर उसने तुरंत खिड़की से छत की तरफ जाना शुरू किया। लेकिन इसके पहले कि वो आदमी खिड़की से ऊपर जाता, उस आदमी ने ऐसा कुछ देखा कि अचानक से उसका चेहरा बदल गया। तभी उसने तुरंत खुद को रोकते हुए अपने आप को पीछे की तरफ खींचा और इतने में उस कमरे की खिड़की टूट कर बिखर गई, जिसे देखकर उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आओ। और उस आवाज के तुरंत बाद एक परछाई तेजी से खिड़की के अंदर आ गई और फिर उस परछाई के हाथ हिलाते ही ढेर सारी शक्ति उसके हाथों में इकट्ठा हो गई। तभी उसे ऐसा करते देख उस अधेड़ उम्र के आदमी ने भी तुरंत अपने हाथों से पीले रंग की शक्तियों को बाहर निकाला, जिसके बाद उसका हाथ एक झटके में किसी खंजर में बदल गया। ऐसा करते ही वो आदमी तुरंत खिड़की से अंदर आए आदमी पर उस खंजर से हमला करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस आदमी को अपनी शक्तियों का गलत अंदाजा लगाते देख खिड़की से अंदर आया आदमी हंसने लगा। फिर उस काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी शक्तियों को उस हकीम के ऊपर छोड़ा, जिससे एक बहुत तेज आवाज उस कमरे में गूंज उठी और उस हकीम को तुरंत अपने कानों को बंद करना पड़ गया। लेकिन इतना ही नहीं, इससे पहले कि वो हकीम खुद को संभाल पाता, खिड़की से अंदर आया आदमी ने तुरंत उस पर जोर का हमला किया, जिससे उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा। तभी उस हकीम ने पीछे हटते हुए अपने मुंह के खून को पोंछ कर कहा, जारांत, मैं जानता हूं कि ये तुम हो, लेकिन अगर मैं यानी जुमाका तुम्हारी राजधानी में आने की हिम्मत कर सकता हूं तो इसका मतलब मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता, और चाहो तो मुझे जान से भी मार दो, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर मैं मरा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हकीम एसोसिएशन को भी ले डूबूंगा। इतने में अचानक खिड़की से अंदर आया आदमी रुक गया, जिसके बाद उसने अपना सिर हिलाते हुए तेजी से उस हकीम पर जानलेवा हमला किया। फिर जैसे ही वो आदमी हकीम के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक से कमरे में एक आवाज गूंज उठी, मेघावत रुक जाओ। ये आवाज थी हकीम जारांत की, जिसे सुनकर मेघावत एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए अपने सामने खड़े हकीम पर हमला नहीं किया, जिसके बाद मेघावत तुरंत पीछे हो गया और वो चुपचाप उस हकीम को खून की उल्टियां करते हुए देखता रहा। वहीं इस वक्त छत पर बैठे ध्रुव ने यह नजारा देखकर मनी मन सोचा, बाप रे, ये लोग तो सच में बहुत बेरहम है।
उसने देखा था कि कैसे मेघावत ने बिना किसी रहम के सीधे उस हकीम पर हमला कर दिया था। और तो और, अगर वो हकीम जुमा का वक्त पर हकीम जारांत को नहीं बुलाता तो जरूर आज मेघावत के हाथों उसकी मौत हो जाती, क्योंकि भले ही वो एक ताकतवर द्रोण था जो शक्तिमान बनने वाला था, लेकिन किसी ताकतवर शक्ति सम्राट के सामने वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। वहीं उस हकीम जुमाका ने मुंह से खून थूकते हुए एक भारी आवाज में कहा, इसका मतलब ये तुम ही हो जारांत। और उसके इतना कहते ही अचानक से कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी, जिसके बाद युगराल और हकीम जारांत वहां पहुंच गए। फिर वो लोग गुस्से भरी नजरों के साथ जुमाका को देखने लगे। तभी पास ही खड़े मेघावत ने गुस्से के साथ जारांत से कहा, जारांत, मैं तो कहता हूं कि इस धोखेबाज को यहीं खत्म कर देते हैं। ना जाने तुम इसे बचाना क्यों चाह रहे हो। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि एक जहरीला सांप है जो किसी भी हद तक गिर सकता है। दरअसल मेघावत को उस हकीम से बात करके वक्त बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो चाहते थे कि उस हकीम की कहानी इस कमरे में ही खत्म कर दी जाए। लेकिन मेघावत की बात सुनकर हकीम जारांत ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि क्योंकि जुमाका जोराल साम्राज्य का वाइस चेयरमैन था, इसका मतलब उसने पहले से पकड़े जाने की तैयारी कर रखी होगी। यही वजह थी कि वो हिम्मत करके वुहान साम्राज्य की राजधानी में आया था, जहां बहुत से ताकतवर लोग मौजूद थे। इसलिए अगर वो लोग आज इस जुमाका को मार देते हैं तो वो जरूर उसके बिछाए जाल में फंस जाएंगे। तभी उस आदमी जुमाका ने खड़े होकर हंसते हुए कहा, इसका मतलब हकीम जारांत अभी भी दूर की देख सकते हैं। अगर तुम लोग आज मुझे मार देते हो तो यह खबर हर जगह फैल जाएगी कि वुहान साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन ने दूसरे साम्राज्य के हकीम को जीतने ना देने के लिए उसे जान से मार डाला। और अगर ऐसा होता है फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारे इस हकीम एसोसिएशन का नाम कैसे बच पाता है। तुम चाहो तो मेरी बात पर यकीन करो या फिर इसे गलत मानने की गलती कर दो। फैसला तुम्हारे हाथों में। इसका मतलब अगर तुम अपने हकीम एसोसिएशन के नाम को दांव पर लगाना चाहते हो तो जाओ और मुझे खत्म कर दो। इस पर हकीम जारांत ने आवाज में हल्के गुस्से के साथ उस आदमी से कहा, जुमाका, तुम अपनी पहचान बदल कर इस साम्राज्य में आए हो और तुमने धोखे से वुहान साम्राज्य के हकीम कंपटीशन में हिस्सा लिया है। इसका मतलब तुमने कंपटीशन में हिस्सा लेने के रूल्स तोड़े हैं और इसलिए एसोसिएशन का हक बनता है कि हम तुम्हें सजा दें। यह सुनकर जुमाका अचानक से जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी पहचान बदली है। अच्छा, कहीं तुम्हारा मतलब मेरी इस पहचान से तो नहीं है। इतना कहकर जुमाका तुरंत अपने हाथों में 3 लाल रंग की गोलियां लेकर आया और फिर उसने हाथ में आग जलाते हुए इन तीनों गोलियों को राख में बदल दिया। ऐसा करते उसने गुरूर भरी आवाज में हकीम जारांत से कहा, जारांत, मेरे ख्याल में तुम तीनों इतने तजुर्बेदार हो, इसका मतलब तुमने चेहरा बदलने वाली गोली के बारे में तो सुना ही होगा ना। ये वही गोली है जिसने मुझे वापस जवान बना दिया है और मैंने जिस लाल रंग की गोली को अभी चलाया उसे हमारे एसोसिएशन ने खास मेरे लिए तैयार किया था। इस गोली से मैं वापस अपने असली रूप में आ सकता था, लेकिन अब जो ये गोली गायब है इसका मतलब मेरा बूढ़ा रूप भी गायब है। सिर्फ 10 मिनट में मैं वापस जवान दिखने लगूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा कि मैं एक 17 साल का जवान लड़का नहीं बल्कि जोराल साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन का 37 साल का वाइस चेयरमैन हूं। और अगर तुम मुझे मारते हो तो लोगों को मेरी जवानी भरी लाश मिलेगी जिसे देखकर सब यही कहेंगे कि तुमने मुझे मरवा दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि इस बार के कंपटीशन का विनर जोराल साम्राज्य का एक हकीम होने वाला था। वहीं उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर हकीम जारांत के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा, लेकिन वो भी जानते थे कि वो इस आदमी को जान से मार नहीं सकते थे। और जारांत के चेहरे की मजबूरी को समझते हुए जुमाका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मनी मन वो थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि उसके सामने फिलहाल 3 शक्ति सम्राट खड़े हुए थे। वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि 3 शक्ति सम्राटों के लिए उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसा कि उसने एक पल पहले कहा था कि अगर वो मरा तो उसके लोग हर जगह अफवाह फैलाने लगेंगे और इस अफवाह से शायद वुहान साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बावजूद जुमाका कोई बेवकूफ इंसान नहीं था कि खुदकुशी करने के लिए वुहान शहर चला जाए, क्योंकि मौत से आखिर किसे डर नहीं लगता। हकीकत तो ये थी कि जोराल साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन में चेयरमैन की कुर्सी खाली होने वाली थी और तो और उस कुर्सी के लिए बहुत से ताकतवर दावेदार भी थे। यही वजह थी कि जुमाका को इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाना पड़ा, जिसमें शायद उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अगर उसकी जान गई भी तो भी जोराल साम्राज्य के हकीमों के बीच जुमाका हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तभी ये सोचते हुए जुमाका ने हकीम जारांत से कहा, अगर मैं यहाँ से सही सलामत वापस लौट गया तो हकीम एसोसिएशन के चेयरमैन की कुर्सी जरूर मेरी हो जाएगी। अब तुम ही बताओ, बिना रिस्क लिए जिंदगी में कभी कुछ मिलता है क्या? वैसे तो हकीम जारांत बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन फिलहाल उन्हें अपनी एसोसिएशन के नाम की सबसे ज्यादा फिक्र थी। यही वजह थी कि जुमाका ने सोचा कि वो कभी उसे मारने की गलती नहीं करेंगे,
लेकिन ये सब जुमाका की सोच का नतीजा था और हो सकता था कि हकीकत इस सोच से बहुत अलग हो, और अगर ऐसा होता तो इसका अंजाम जुमाका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। वही जुमाका की बात सुनकर हकीम ज़ारांत कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी भरी आवाज में जुमाका से कहा, ठीक है, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए यह हकीम कॉम्पिटिशन जीत कर विनर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इस पर जुमाका ने मुस्कुराते हुए हकीम ज़ारांत से कहा, अच्छा, वैसे तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बार के हकीम कंपटीशन में सिर्फ वो लड़का ध्रुपद ही है जो मेरे इरादों पर पानी फेर सकता है, लेकिन इसके अलावा तो मुझे बाकी किसी में कुछ खास नहीं दिखा। और अगर मैं इन जवान हकीमों से भी नहीं जीत पाया तो मैं एसोसिएशन का चेयरमैन कैसे बन पाऊंगा, इसलिए मैं ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीत कर रहूंगा। ये सुनकर हकीम ज़ारांत ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, तो फिर इंतजार करते हैं कंपटीशन खत्म होने का, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि कंपटीशन खत्म होने के बाद तुम सही सलामत जोराल साम्राज्य वापस लौट सको, ताकि चेयरमैन की कुर्सी के लिए लड़ सको। इतना कहकर हकीम ज़ारांत ने बाकियों को इशारा करते हुए कहा, चलो यहां से चलते हैं। और फिर जुमाका की नजरों के ठीक सामने एक परछाई बनकर वो वहां से गायब हो गए। उनके वहां से जाते युगराल और मेघावत ने एक दूसरे को देखा और मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए उनका पीछा किया। और फिर जैसे ही वो तीनों उस कमरे से गायब हुए तो जुमाका ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, बुढ़ाऊ ज़ारांत, तूने मुझे धमकाने की कोशिश की है ना? अब देख मैं कैसे कंपटीशन जीतकर सभी लोगों में मशहूर हो जाऊंगा, और जब वो वक्त आएगा फिर मैं देखता हूं कि तुम मुझ पर कैसे हमला करता है। इतना कहते हुए उसने तुरंत पास ही रखे प्याले में चाय उड़ेलनी शुरू की, जिसके बाद उसने महसूस किया कि उसका हाथ तेजी से कांप रहा था। जाहिर सी बात है कि उसे ये कपकपाहट डर की वजह से महसूस हो रही थी। दरअसल जुमाका भी ये बात अच्छी तरह समझता था कि अगर वो गलती से इस कंपटीशन का विनर नहीं बना तो फिर ये तीनों शक्ति सम्राट उसके जिंदा बचकर भागने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान रात के अंधेरे में चार परछाइयां तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। इस बीच उन लोगों ने बिल्कुल आवाज नहीं की, लेकिन फिर युगराल से रहा नहीं गया और फिर उसने परेशान होते हुए हकीम ज़ारांत से कहा, ज़ारांत, तुमने सच में हमारी पूरी रात खराब कर दी। तुम्हें खाली हाथ लौटने की क्या जरूरत थी? वहीं युगराल के पास ही खड़े मेघावत ने भी इस बात पर अपना सिर हिलाया। दरअसल मेघावत की फितरत में दुश्मनों को जिंदा छोड़ना नहीं था, और यही वो वजह थी जिसके चलते सभी उसके नाम से कांपते थे। लेकिन युगराल और मेघावत के गुस्सों पर छलकती हल्की नाराजगी को देखकर हकीम ज़ारांत ने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे किसने कहा कि हम खाली हाथ लौट रहे हैं? हमें उस आदमी की असली पहचान के बारे में तो पता चल गया है ना। अब कम से कम हमें सच के बारे में तो पता है। ये सुनकर मेघावत ने गुस्से में उन्हें जवाब देते हुए कहा, अरे तो क्या सच का बचार डालेंगे? क्या मतलब निकला पहचान पता करके भी? वो फिर भी कल के कंपटीशन में हिस्सा लेगा, और जाहिर सी बात है कि उसके सालों के तजुर्बे की वजह से उसके लिए ये कंपटीशन जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बजाते रहना अपने सच का तंबूरा। वही मेघावत के इस गुस्से को देखकर ज़ारांत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उन्होंने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा, युगराल, जरा बर्फ मारकर मेघावत का दिमाग थोड़ा ठंडा तो कर दो। और क्या हुआ अगर उस आदमी के पास काबिलियत है तो? हमारे पास भी तो ध्रुपद और बाकी दोनों लोग हैं। वैसे किसने कहा कि इन तीनों के पास कोई हुक्म का इक्का नहीं बचा है? मैं जानता हूं कि कल के आखिरी राउंड में ये सभी अपने हुक्म के इक्के को जरूर चलेंगे। लेकिन मेघावत का गुस्सा तो इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़ारांत से भारी आवाज में आगे कहा, देखो तुम ऐसे बर्ताव करना बंद करो जैसे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मैं जानता हूं कि ध्रुपद और बाकी दोनों में काबिलियत है, लेकिन वो कमबख्त हकीम जोराल साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन है, और तो और वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। जरा देखो ध्यान से इस लड़के को, जितनी इन तीनों की उम्र नहीं है उतना शायद दवा बनाने का तजुर्बा होगा उसका। तुम इस बात को कैसे अनदेखा कर सकते हो? देखो ज़ारांत, अगर वो धोखेबाज इस बार का कंपटीशन जीत गया ना, तो ना सिर्फ तुम्हारी एसोसिएशन का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, बल्कि आने वाले कितने वक्त तक लोग वहां साम्राज्य का भी मजाक बनाकर रख देंगे। जरा सोचो इस बात को। आखिर क्या चल रहा है इस वक्त हकीम ज़ारांत के दिमाग में, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।